स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में बनी चित्रकला भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम दृश्य प्रस्तुत करती है। खोज और संरक्षण। भीमबेटका की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की। अगस्त 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका गुफाएं मानव के सांस्कृतिक विकास, सामाजिक जीवन और कला प्रेम का प्रमाण है। प्रागैतिहासिक भारत में तकनीकी और सामाजिक विकास। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने धीरे धीरे शिकार जीवन से कृषि जीवन की ओर कदम बढ़ाया। इस समय मानव ने कई महत्वपूर्ण तकनीकी और सामाजिक उपलब्धियां हासिल की। तकनीकी उपलब्धियां। आग का आविष्कार। पुरापाषाणकालीन मानव ने आग का प्रयोग खाना पकाने, ठंड से सुरक्षा और रोशनी के लिए किया। पहिया का आविष्कार। नवपाषाणकालीन मानव ने पहिए का आविष्कार किया, जो कृषि और परिवहन में महत्वपूर्ण था। तांबा और औजार। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। प्रमुख औजार था कुल्हाड़ी, प्राप्ति स्थल तिरुम्पिकम। सामाजिक विकास। स्थायी निवास। नवपाषाणकाल में मानव ने स्थायी गांव और घर बनाना शुरू किया। पालतू पशु। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। अनाज। मानव ने सबसे पहले चावल का उपयोग किया। गेहूं और जौ को पहली फसल के रूप में उगाया गया। गृह निर्माण और सामाजिक संगठन। नवपाषाण मानव ने घर, गोदाम और कृषि संबंधी संगठन स्थापित किए। निष्कर्ष। प्रागैतिहासिक भारत में मानव जीवन का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि मानव ने शिकार और संग्रह से लेकर स्थायी निवास, कृषि, धातु प्रयोग और सामाजिक संगठन तक का क्रमिक विकास किया। मोहनजोदड़ो जैसे नगर मानव की योजना, प्रशासन और सांस्कृतिक स्तर को दर्शाते हैं। भीमबेटका गुफाएं और शैलचित्र मानव के सांस्कृतिक और कलात्मक विकास का प्रमाण है। इनामगांव और जोरवे संस्कृति मानव के ताम्रपाषाण युगीन जीवन और सामाजिक संगठन की झलक प्रस्तुत करते हैं। मानव का प्रारंभिक प्रवेश, जीवाश्म और अन्य अवशेष नर्मदा घाटी, शिवालिक और असम से प्राप्त हुए हैं, जो मानव विकास का वैज्ञानिक प्रमाण है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक और नवपाषाणकालीन भारत मानव सभ्यता, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक विकास का मूल आधार प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन हमें न केवल मानव जीवन के प्रारंभिक स्वरूप को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि कैसे मानव ने प्राकृतिक संसाधनों और बुद्धि के माध्यम से जीवन को व्यवस्थित और उन्नत किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ऐतिहासिक रूप से सही है, खासकर 1901 की जनगणना के संदर्भ में, जब उन्होंने भारत के विभिन्न नस्लीय या प्रजातीय समूहों की विशेषताओं का विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया था। हालांकि यह वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर विवादास्पद और गलत माना जाता है, लेकिन उस समय के संदर्भ में इसे वैज्ञानिक प्रयास माना गया। भारत में जनसंख्या और समाज का प्रजातीय रेशियल विभाजन अध्ययन करने का प्रारंभिक प्रयास भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ने किया। रिजले वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का विभाजन करने का काम किया। रिजले का योगदान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिजले ने भारतीय समाज और जनसंख्या का अध्ययन केवल अनुमान या अफवाहों के आधार पर नहीं किया, बल्कि शारीरिक, सांस्कृतिक और भाषाई लक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया। प्रजातीय वर्गीकरण। उन्होंने भारत की जनता को विभिन्न जातियों और नस्लों रेस में विभाजित किया। इसमें शरीर की संरचना, रंग, चेहरे की आकृति और अन्य शारीरिक विशेषताओं का विश्लेषण शामिल था। इतिहास और समाजशास्त्र में योगदान। रिजले का यह अध्ययन भारत के प्रजातीय इतिहास और समाजशास्त्र के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। उनके काम ने यह समझने में मदद की कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न जातीय समूह कैसे विकसित हुए और उनका सामाजिक संगठन कैसा था। प्रभाव। रिजले के कार्यों ने बाद में जनसंख्या विज्ञान, मानवशास्त्र और नस्लीय अध्ययन में शोधकर्ताओं के लिए आधार तैयार किया। उनके निष्कर्ष आज भी भारतीय प्रजातीय और सामाजिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संक्षेप में, रिजले ने प्रथम व्यक्ति के रूप में भारतीय जनसंख्या का वैज्ञानिक, प्रजातीय और शारीरिक दृष्टिकोण से विभाजन किया, जिससे भारत के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन में नई दिशा मिली।
रेडियोकार्बन C14 डेटिंग जैसी विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 2300 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, और यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र लगभग 12.99 लाख वर्ग किमी में फैली हुई थी, जो उत्तर में जम्मू से दक्षिण में महाराष्ट्र दाइमाबाद और पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थल शामिल थे, जो कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भारत में प्राचीनतम और व्यवस्थित नगर सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, मुख्यतः आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी। वैज्ञानिक आधार पर तिथि निर्धारण। सिंधु सभ्यता की तिथियों का निर्धारण अब वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। इनमें प्रमुख है रेडियोकार्बन C14 विधि। यह तकनीक प्राचीन जीवाश्म और कार्बनिक अवशेषों में मौजूद कार्बन -14 C14 के विघटन को मापकर किसी वस्तु या स्थल की सटीक उम्र निर्धारित करती है। रेडियोकार्बन विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1700 तक था। इसका अर्थ यह है कि यह सभ्यता लगभग 700 वर्षों तक फलती फूलती रही। इस काल के दौरान मानव ने नगर नियोजन, कृषि, शिल्पकला और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की। नगर नियोजन और स्थापत्य कला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता है इसके सुव्यवस्थित नगर और नगर नियोजन। इस सभ्यता के प्रमुख नगर हैं हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात। विशेषताएं। आवासीय व्यवस्था। नगर में घर और गलियां सुव्यवस्थित थीं। प्रत्येक घर में आंगन और जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। सार्वजनिक भवन। नगर में बड़े बड़े भवन, स्नानागार और जलाशय बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार सबसे प्रसिद्ध है। सड़क और नालियां। नगर की सड़कें जालीदार ग्रिड पैटर्न थी और प्रत्येक घर के लिए नालियों का उचित प्रबंध था। यह नगर नियोजन और स्वच्छता के प्रति उनकी गंभीर सोच को दर्शाता है। ट्रिंगुलर विस्तार। सिंधु सभ्यता का भूगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार था। इसका उत्तरी सिरा हड़प्पा में, दक्षिणी सिरा लोथल में और पश्चिमी सिरा मोहनजोदड़ो में स्थित था। इस त्रिभुजाकार विस्तार ने सभ्यता को व्यापार और कृषि के लिए अनुकूल स्थान प्रदान किया। आर्थिक गतिविधियां। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। कृषि। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, ज्वार और चावल। सिंचाई। नहरों और तालाबों के माध्यम से। पशुपालन भैंस, गाय और बकरी का पालन। व्यापार। आंतरिक व्यापार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा के बीच। विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और फारस के साथ व्यापार। मुख्य वस्तुएं रत्न, तांबा, हाथीदांत, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता में व्यापार और मुद्रा प्रणाली का भी उपयोग किया गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मौद्रिक मुहरें पाई गई हैं, जो व्यापारी लेन देन का प्रमाण है। सामाजिक संगठन और संस्कृति। सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित और संगठित था। नगर नियोजन। यह नगरों की शहरी संरचना और जल निकासी प्रणाली से स्पष्ट है। मृदभांड और शिल्पकला। घरों और नगरों में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और अलंकरण पाए गए। लिपि। सिंधु लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन ये स्पष्ट है कि व्यवस्थित प्रशासन और लेखन की प्रणाली मौजूद थी। धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता में प्राचीन धर्म और पूजा की जानकारी मूर्तिकला और प्रतीकों से मिलती है। प्रमुख स्थल और खोजें। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके महत्व को संक्षेप में समझा जा सकता है। स्थल। प्रमुख विशेषताएं। मोहनजोदड़ो। नगर नियोजन, महान स्नानागार, सामाजिक जीवन के प्रमाण। हड़प्पा। कृषि, व्यापारिक गतिविधियां, नगर नियोजन। धोलावीरा। किलेबंदी, जल प्रबंधन, बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां। लोथल। समुद्री व्यापारिक बंदरगाह, वस्त्र और औद्योगिक गतिविधियां। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों ने सिंधु सभ्यता को प्राचीन भारत की सर्वमान्य सभ्यता के रूप में स्थापित किया। विज्ञान और तिथि निर्धारण। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण अब वैज्ञानिक विधियों के आधार पर किया जाता है। इनमें प्रमुख है रेडियोकार्बन C14 विधि। कार्बनिक अवशेषों में मौजूद कार्बन -14 के विघटन को मापकर किसी वस्तु या स्थल की आयु निर्धारित की जाती है।
इस तकनीक से ज्ञात हुआ कि सिंधु सभ्यता का काल ईसा पूर्व 2400 से 1700 तक था। सांस्कृतिक और पुरातात्विक साक्ष्य: मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, औजार, मुहरे और शिल्पकला। त्रिभुजाकार विस्तार के नगर और जल प्रबंधन प्रणाली। इन वैज्ञानिक विधियों ने यह सुनिश्चित किया कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन सटीक, तथ्यात्मक और प्रामाणिक हो। निष्कर्ष: सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की प्राचीनतम नगर सभ्यता है, बल्कि यह विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार विस्तार और सुव्यवस्थित नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकला में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियोकार्बन C14 जैसी वैज्ञानिक विधियों से इसकी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। सिंधु सभ्यता ने मानव जीवन में सामाजिक संगठन, प्रशासन, कला और विज्ञान की नींव रखी। सिंधु सभ्यता का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि प्राचीन मानव ने शहरी जीवन, आर्थिक संगठन और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में कितना उच्च विकास किया। ये सभ्यता आज भी भारतीय और विश्व इतिहास के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्बन-14 C14 तिथि निर्धारण पद्धति एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग प्राचीन अवशेषों और पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायनज्ञ V.F. लीवी W.F. लीवी ने 1946 में की थी। लीवी को इसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सिद्धांत: पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी कार्बन के साथ मिलकर रहते हैं और उनमें कार्बन-14 C14 लगातार मौजूद रहता है। जब कोई जीव मर जाता है तो वह वातावरण से कार्बन-14 ग्रहण करना बंद कर देता है। इसके पश्चात धीरे धीरे विघटित होने लगता है। जो पदार्थ अधिक समय से मृत अवस्था में होता है उसमें C14 की मात्रा कम होती है। इस आधार पर वैज्ञानिक ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी अवशेष की आयु कितनी पुरानी है। उपयोग: कार्बन-14 पद्धति का प्रयोग पुरातात्विक अवशेष, हड्डियां, लकड़ी, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन सभ्यताओं की तिथि निर्धारित करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि ईसा पूर्व 2400 से 1700 तक रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण पद्धति के आधार पर ज्ञात हुई। इस प्रकार C14 पद्धति ने इतिहास और पुरातत्व को वैज्ञानिक और प्रामाणिक आधार प्रदान किया है, जिससे प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन अधिक सटीक और तथ्यात्मक बन सका है। भारत की प्राचीनतम और व्यवस्थित नगर सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों, वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी। खोज का इतिहास: सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को एक उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में विधिवत घोषित किया। ये खोज भारतीय और विश्व इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि इससे भारत में प्राचीन नगर सभ्यता और नगर नियोजन का स्पष्ट प्रमाण मिला। काल और युग: सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्रोटोहिस्टोरिक युग अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। ये काल ईसा पूर्व 2600 से 1900 तक माना जाता है। इस काल के दौरान मानव ने कृषि, शिल्पकला, व्यापार और नगर नियोजन में अत्यंत प्रगति की। जातीय और सांस्कृतिक पक्ष: सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जातियां थे। ये लोग तकनीकी रूप से दक्ष, व्यापार में कुशल और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध थे। उनके द्वारा बनाए गए नगर, औजार और कलाकृतियां इस बात का प्रमाण है कि यह सभ्यता उन्नत सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का परिचायक थी। भूगोल और प्रमुख पुरास्थल: सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार त्रिभुजाकार था। इसका पश्चिमी सिरा, उत्तरी सिरा और दक्षिणी सिरा स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सकता है। पश्चिमी पुरास्थल: दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल: हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल: चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल: गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। इन स्थानों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार केवल पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। नगर और वास्तुकला: सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
इसके नगरों की विशेषताएं अत्यंत सुव्यवस्थित और उन्नत थीं। प्रमुख नगर और उनका महत्व। सिंधु सभ्यता के परिपक्व नगरों में से केवल 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये नगर निम्नलिखित हैं। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और स्नानागार के लिए प्रसिद्ध। यहां महान स्नानागार ग्रेट बाथ का निर्माण हुआ, जो सार्वजनिक और धार्मिक उपयोग का संकेत देता है। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। नगर नियोजन और सामाजिक संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण। कृषि और व्यापार में प्रमुख केंद्र। गनवारीवाला, पाकिस्तान। उन्नत नगर संरचना और औद्योगिक गतिविधियों के प्रमाण। राखीगढ़ी, पाकिस्तान। नगर नियोजन और किलेबंदी का अद्वितीय उदाहरण। धौलावीरा, गुजरात, भारत। किलेबंदी, जल प्रबंधन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध। विशाल जलाशय और संग्रहण प्रणाली। कालीबंगन, राजस्थान, भारत। कृषि और उद्योग के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन और नगर नियोजन। नगर नियोजन की विशेषताएं। सड़क व्यवस्था, नगर जालीदार ग्रिड पैटर्न रूप में व्यवस्थित थे। आवासीय क्षेत्र, प्रत्येक घर में आंगन और जल निकासी की उचित व्यवस्था। सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जलाशय और गोदाम। जल प्रबंधन, नालियां और कुएं जो नगरवासियों की स्वच्छता और जलापूर्ति सुनिश्चित करते थे। अर्थव्यवस्था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और व्यापार पर आधारित थी। कृषि। प्रमुख फसलें, गेहूं, जौ, ज्वार और चावल। सिंचाई, नहरों और जलाशयों के माध्यम से। पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी और सूअर का पालन। व्यापार। आंतरिक व्यापार, नगरों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान। विदेशी व्यापार, मेसोपोटामिया और फारस के साथ। वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, रत्न, तांबा, हाथीदांत और मूर्तिकला। मौद्रिक प्रणाली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मुहरों का उपयोग। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। सिंधु सभ्यता में सामाजिक और धार्मिक जीवन अत्यंत विकसित था। सामाजिक संगठन, नगर नियोजन और जल प्रबंधन से स्पष्ट है कि यह समाज सुव्यवस्थित और संगठित था। शिल्पकला और मृदभांड, घरों और नगरों में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और अलंकरण पाए गए। धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता के धार्मिक अनुष्ठान मूर्तिकला और प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। लिपि और प्रशासन। सिंधु लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि लेखन और प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद थी। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय और विश्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग की प्रतिनिधि है। इसके नगर त्रिभुजाकार विस्तार के साथ सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध थे। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में यह अत्यंत उन्नत थी। इसकी खोज ने भारतीय इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पुरातात्विक प्रमाण प्रदान किए। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी प्राचीन नगर जीवन, प्रशासन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और अन्य नगर इस सभ्यता की प्रगति और उत्कृष्टता का साक्ष्य हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करके सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की। यह आद्य ऐतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक और कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है, और इसके मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्यसागरीय माने जाते हैं। हालांकि यह एक विस्तृत और जटिल विषय है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। खोज। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की, जिसके बाद 1922 में R.D. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिससे इस सभ्यता की जानकारी दुनिया को हुई। कालखंड। इसे कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज और प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि इसमें ताम्र, तांबा और कांस्य, ब्रॉन्ज के औजारों का प्रयोग होता था, और इसके लेख स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। निवासी। इसके मुख्य निवासियों में द्रविड़, द्रविडियन और भूमध्यसागरीय मेडिटेरेनियन प्रजाति के लोग शामिल थे, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। अन्य नाम। इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। विशेषताएं। यहाँ के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, मातृदेवी, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, और नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग में उन्नत थे, जिसमें जल निकासी, ड्रेनेज की उत्तम व्यवस्था थी। सर जॉन मार्शल, तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASIC) के महानिदेशक, ने 1924 ईस्वी
में ही सिंधु घाटी सभ्यता की एक उन्नत नगरीय सभ्यता के रूप में खोज की विधिवत घोषणा की थी, जिससे दुनिया को पहली बार इस प्राचीन और विकसित सभ्यता के बारे में पता चला। उन्होंने 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख स्थलों की खुदाई के बाद ये घोषणा की थी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा मिली और यह विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक साबित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के चारों सबसे दूरस्थ स्थलों वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट का सही विवरण प्रस्तुत किया है, जो सभ्यता की भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान, दाश्क नदी के पास आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी और दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। ये जानकारी सिंधु सभ्यता के विस्तार की सीमाओं को स्पष्ट करती है, जिसमें पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्कागेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी स्थल वेस्टर्न मोस्ट सुत्कागेंडोर सुत्कागंदौर बलूचिस्तान में, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और ईरान के करीब था। पूर्वी स्थल ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर अलामगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, जो सभ्यता के पूर्वी विस्तार को दर्शाता है। उत्तरी स्थल नॉर्दर्न मोस्ट मांडा मैंडर जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल सदर्न मोस्ट दैमाबाद देमाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे, जहां से कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसके परिपक्व अवस्था के प्रमुख स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा जाता है, जो अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के प्रयोग, ढकी हुई नालियों और उन्नत जल निकासी व्यवस्था जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जो उस समय की उन्नत शहरी जीवन शैली को दर्शाते हैं। नियोजित सड़कें और ग्रिड प्रणाली सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे एक ग्रिड जाल जैसी संरचना बनती थी, जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखा गया है। उन्नत जल निकासी शहरों में ढकी हुई नालियों का जाल बिछा था और हर घर में जल निकासी की व्यवस्था थी, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दर्शाती है। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों और सड़कों के निर्माण में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जो मजबूती और स्थायित्व प्रदान करता था। विशिष्ट भवन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ और अन्नागार तथा लोथल और कालीबंगन के अग्निकुंड सार्वजनिक और धार्मिक महत्व के भवनों के उदाहरण हैं। कुशल कूड़ा प्रबंधन घरों के बाहर कूड़ेदान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे कचरे को व्यवस्थित तरीके से संभालते थे। प्रमुख बड़े नगर परिपक्व अवस्था मोहनजोदड़ो पाकिस्तान विशाल स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। हड़प्पा पाकिस्तान सबसे पहले खोजा गया स्थल रावी नदी के किनारे स्थित। गढ़वारीवाला पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण केंद्र। राखीगढ़ी भारत हरियाणा भारत का सबसे बड़ा स्थल। धोलावीरा भारत गुजरात जल प्रबंधन के लिए विशिष्ट बड़े पत्थरों का उपयोग। कालीबंगन भारत राजस्थान जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य। धोलावीरा गुजरात भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, जिसे जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना, जो हड़प्पा सभ्यता के एक बड़े और अच्छी तरह से संरक्षित शहर के खंडहरों को दर्शाता है, खासकर इसकी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, जिनमें लोथल धोलावीरा और सुरडा जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं, और कच्छ क्षेत्र विशेष रूप से कई बस्तियों से भरा हुआ है, जिसने इस प्राचीन सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोहनजोदड़ो समग्र सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जबकि भारत में राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के पास सबसे बड़ा स्थल है, जिसे 1963 में सूरजभान ने खोजा था और बाद में 1997-99 में अमरेंद्र नाथ ने बड़े पैमाने पर उत्खनन किया, जहां पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और सुत्कोदा सुटकजनडोर दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट टाउन्स थे, जिनमें लोथल विशेष रूप से अपने विशाल डॉकयार्ड के लिए जाना जाता था, जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र था और समुद्री शक्ति का प्रमाण था, जबकि सुत्कोदा भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, खासकर अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया के व्यापार के लिए। जुते हुए खेत प्लाउड फील्ड और नक्काशीदार अलंकृत ईंटों डेकोरेटेड ब्रिक्स के प्रयोग के महत्वपूर्ण साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक महत्वपूर्ण स्थल है और राजस्थान में स्थित है।
यहाँ से मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य दुनिया के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक माने जाते हैं, जहाँ हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते मिले, जिससे पता चलता है कि एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। और यहाँ से अलंकृत ईंटों के फर्श भी मिले हैं जो निवासियों की रचनात्मकता दर्शाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसकी खोज और निरंतर हो रहे उत्खनन से समय समय पर नई जानकारियां प्राप्त होती रही हैं, जिन्होंने इस सभ्यता के स्वरूप, विस्तार और विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट किया है। धोलावीरा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, जो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भारत की पहली सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। यहाँ विशाल जलाशय, जल संग्रहण संरचनाएं और नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूखे क्षेत्रों में भी जल संरक्षण की उन्नत तकनीक से परिचित थे। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सर्वाधिक स्थल। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किए गए पुरातात्विक उत्खननों से ये तथ्य सामने आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में पाए गए हैं। लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर आदि स्थल इस बात के प्रमाण हैं कि गुजरात इस सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान था। यह नगर अपने विशाल आकार, महान स्नानागार, उन्नत नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये स्थल घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान द्वारा की गई थी। राखीगढ़ी से प्राप्त अवशेषों ने यह सिद्ध किया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व की ओर भी अत्यंत व्यापक था। लोथल और सुतकोतदा बंदरगाह नगर। लोथल गुजरात और सुतकोतदा बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर थे। लोथल से एक गोदी डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में निपुण थे। इन बंदरगाहों के माध्यम से मेसोपोटामिया, फारस और अन्य क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। कालीबंगन की विशेषताएं। कालीबंगन राजस्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहां से दो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहां कृषि वैज्ञानिक पद्धति से की जाती थी। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, जो स्थापत्य कला और शिल्प कौशल की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। कालीबंगन से प्राप्त ये प्रमाण सिंधु सभ्यता की कृषि व्यवस्था और स्थापत्य कला को समझने में अत्यंत सहायक है। निष्कर्ष। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक प्राचीन सभ्यता ही नहीं, बल्कि नगर नियोजन, जल प्रबंधन, व्यापार, कृषि और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अत्यंत उन्नत थी। धोलावीरा का यूनेस्को द्वारा चयन इस सभ्यता की वैश्विक महत्ता को दर्शाता है। गुजरात और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में मिले अवशेष इसके व्यापक विस्तार को प्रमाणित करते हैं। लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे स्थल सिंधु सभ्यता की विविधता और तकनीकी दक्षता का जीवंत प्रमाण है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की गौरवशाली विरासत है, जो आज भी मानव सभ्यता के विकास की दिशा को समझने में मार्गदर्शक बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, न केवल एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, बल्कि यह धार्मिक विश्वासों, कला, शिल्प, लिपि और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी अत्यंत विकसित थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन और चेन्हुदड़ो जैसे स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष इस सभ्यता की सांस्कृतिक समृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार ग्रेट बाथ को सैंधव सभ्यता की सबसे विशाल और महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारत माना जाता है। ये स्नानागार संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों, सामूहिक स्नान अथवा सामाजिक समारोहों के लिए प्रयुक्त होता था। इस स्नानागार के मध्य स्थित स्नानकुंड का आकार अत्यंत प्रभावशाली है। लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। स्नानकुंड के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवारें बनी हुई थीं तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यह दर्शाता है कि सैंधव लोग स्वच्छता, जल प्रबंधन और स्थापत्य तकनीक में अत्यंत निपुण थे। अग्निकुंड और धार्मिक अनुष्ठान।
लोथल और कालीबंगन से प्राप्त अग्निकुंडों के अवशेष ये संकेत देते हैं कि सैंधव सभ्यता में अग्नि से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान प्रचलित थे। कालीबंगन में अग्निकुंडों की एक पूरी श्रृंखला मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ यज्ञ या अग्नि पूजा की जाती थी। ये साक्ष्य वैदिक परंपराओं से भी एक प्रकार का साम्य दर्शाता है। पशुपतिनाथ की मुद्रा और धार्मिक विश्वास। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मुहर सील पर 3 मुख वाले देवता की आकृति उत्कीर्ण है, जिन्हें सामान्यतः पशुपतिनाथ कहा जाता है। ये देवता योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाए गए हैं और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जैसे पशु अंकित हैं। ये चित्रण इस बात का संकेत देता है कि सैंधव लोग प्रकृति और पशुओं की उपासना करते थे। अनेक विद्वान इसे शिव के आदिरूप के रूप में भी देखते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शिव पूजा की परंपरा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही हुआ होगा। कला और मूर्तिकला। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति सैंधव सभ्यता की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये प्रतिमा लगभग 11 सेमी ऊंची है और इसमें एक युवती को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। इस मूर्ति की विशेषताएं: शरीर की संतुलित बनावट, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, आभूषणों का सुंदर चित्रण। ये सिद्ध करता है कि सैंधव लोग धातुकला, धातुकर्म और सौंदर्यबोध में अत्यंत दक्ष थे। मुहरे और प्रतीकात्मक चित्रण। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का अंकन मिलता है। ये पशु सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर पर एक अत्यंत रहस्यमय दृश्य अंकित है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ये चित्र संभवतः उर्वरता, फर्टिलिटी, पूजा और प्रकृति के पुनर्जनन से संबंधित धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। उद्योग और शिल्प। मनकों का निर्माण। लोथल और चन्हुदड़ो से मन के बीड्स बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। यहां से पत्थर, शंख, फयांस और धातु से बने मनके प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि सैंधव सभ्यता में विशेषीकृत शिल्पकार वर्ग था। उद्योग और व्यापार अत्यंत विकसित था। मनकों का उपयोग आभूषण और व्यापारिक वस्तु के रूप में किया जाता था। सैंधव लिपि, लेखन प्रणाली। सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, फिर भी इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं ज्ञात हैं। ये भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि थी। सामान्यतः इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। यदि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि प्रशासन, व्यापार और धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती थी, जो सैंधव सभ्यता की संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत देती है। निष्कर्ष। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक नगरीय सभ्यता ही नहीं थी, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी। महान स्नानागार सामूहिक और धार्मिक जीवन का प्रतीक था। अग्निकुंड और पशुपति मुहर धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। नर्तकी की मूर्ति और मुहरे कला और सौंदर्यबोध का प्रमाण है। लिपि और उद्योग इसकी संगठित सामाजिक संरचना को प्रकट करते हैं। इस प्रकार सैंधव सभ्यता भारतीय इतिहास की एक समृद्ध, रहस्यमय और प्रेरणादायक विरासत है, जिसने आगे आने वाली भारतीय सभ्यताओं की नींव रखी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी इमारतों में से एक है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था और यह अपनी उन्नत इंजीनियरिंग और जलरोधी तकनीक जैसे बिटुमेन परत के लिए जाना जाता है। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण हैं, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर पशुपतिनाथ 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जैसे जानवर अंकित हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं और पशु संस्कृति को दर्शाते हैं। विस्तार से। अग्निकुंड फायर ऑल्टर्स लोथल और कालीबंगन जैसे स्थलों पर पाए गए अग्निकुंड बलि और अग्नि पूजा से जुड़े सामुदायिक अनुष्ठानों के प्रमाण देते हैं, जो आर्यों की धार्मिक मान्यताओं के भी सूचक माने जाते हैं। हालांकि ये हड़प्पा संस्कृति के कुछ ही स्थलों पर मिलते हैं, जिससे धार्मिक विविधता का पता चलता है। पशुपति सील मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह सील सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। इस पर योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपति या महादेव कहा जाता है, को दर्शाया गया है, जिनके आसन के नीचे एक भैंसा और चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता या बाघ और भैंसे के चित्र बने हैं,
जो तत्कालीन धार्मिक विश्वासों और पशुओं के महत्व को बताते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी डांसिंग गर्ल की एक प्रसिद्ध कांस्य ब्रॉन्ज मूर्ति मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन्नत धातु विज्ञान और कलात्मक कौशल का बेहतरीन उदाहरण है। यह मूर्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है और इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का अंकन सबसे अधिक मिलता है और मोहनजोदड़ो से मिली एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जो पृथ्वी माता या उर्वरता के प्रतीक के रूप में मातृदेवी की पूजा का संकेत देता है, जिससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता में प्रकृति पूजा प्रचलित थी। एक श्रृंगी पशु, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सबसे आम पशु आकृति है, जिसे अक्सर एक काल्पनिक जानवर माना जाता है, जो संभवतः प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। मातृदेवी की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर एक महिला आकृति है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जो उर्वरता और मातृदेवी पृथ्वी माता की पूजा को दर्शाता है। अन्य पशु, बैल, विशेषकर कुबड़ वाला हाथी, बाघ और गेंडा भी मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में पाए जाते हैं, लेकिन एक श्रृंगी पशु सबसे अधिक चित्रित है। संकेत, ये मोहरें सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, जैसे कि उनकी प्रकृति से जुड़ाव और उर्वरता के प्रति विश्वास। लोथल और चन्हुदड़ो दोनों जगहों पर मनके बीड्स बनाने के कारखाने फैक्ट्री मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इन स्थलों पर मनका उद्योग के बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार का प्रमाण देते हैं। खासकर लोथल अपनी मनका भट्टी और चन्हुदड़ो अपनी विस्तृत कार्यशालाओं के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि हड़प्पा लिपि वास्तव में भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक है, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब एक से अधिक पंक्तियां होती थी, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं राइट टू लेफ्ट और दूसरी बाईं से दाईं लेफ्ट टू राइट ओर लिखी जाती थी, जिसे बूस्ट्रोफीडन विधि कहते हैं। यह अभी तक पढ़ी अनडिसाइफर्ड नहीं जा सकी है और इसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह हैं, जो मुहरों और बर्तनों पर मिलते हैं। मुख्य बिंदु प्रकृति, ये चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक और लोगोसिलेबिक प्रणाली थी, जिसमें चित्र किसी ध्वनि, विचार या वस्तु का प्रतिनिधित्व करते थे। लेखन दिशा सामान्यतः दाईं से बाईं ओर, लेकिन लंबी पंक्तियों में बूस्ट्रोफीडन विधि का प्रयोग होता था। एक पंक्ति दाईं से बाईं, अगली बाईं से दाईं। चिन्हों की संख्या, इसमें 250 से 676 या 400-600 के बीच चिन्ह पाए गए हैं, जिनमें से कुछ बहुत बार दोहराए गए हैं। उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक, प्रशासनिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए, जो मुहरों, बर्तनों और औजारों पर मिलते हैं। स्थिति, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अनडिसाइफर्ड। लेखन कला की उचित और व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में बसी थी, और लगभग 3500 ईसा पूर्व में उन्होंने क्यूनिफॉर्म कीलाकार लिपि का आविष्कार किया, जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखी जाती थी, जिससे जटिल विचारों और रिकॉर्ड्स को लिखना संभव हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन, संगठित सामाजिक व्यवस्था, विकसित कृषि प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा जैसे नगर इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि सैंधव लोग तकनीकी, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत प्रगतिशील थे। नगर नियोजन और ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के नगरों और घरों के निर्माण में ग्रिड पद्धति, ग्रिड पैटर्न अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं। इससे नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित, सुगम और वैज्ञानिक बन गया था। सामान्यतः सैंधव नगरों में मुख्य सड़कें चौड़ी और आंतरिक गलियां संकरी होती थीं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इसका उद्देश्य संभवतः गोपनीयता और सुरक्षा था। अपवाद, केवल लोथल ऐसा नगर था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यह दर्शाता है कि लोथल एक व्यापारिक और बंदरगाही नगर था। कृषि व्यवस्था और प्रमुख फसलें। सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। यहां कृषि वैज्ञानिक ढंग से की जाती थी। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, जी। मिठास का स्रोत। सैंधव लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय गन्ने का व्यापक उपयोग नहीं था। हल का प्रयोग।
मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि खेती के लिए उन्नत उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। धान की खेती। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव लोग धान की खेती से परिचित थे। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, जो इसे कृषि नवाचार का केंद्र सिद्ध करता है। पशुपालन और घोड़े का प्रमाण। सैंधव सभ्यता में पशुपालन का भी विशेष महत्व था। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पाले जाते थे। घोड़े के अस्थिपंज सुरकोदा, कालीबंगन, लोथल से प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित थे, यद्यपि उसका उपयोग सीमित रहा होगा। तौल, माप और यातायात व्यवस्था। सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए मानकीकृत तौल और माप प्रणाली अपनाई गई थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात पर आधारित थी। बाट पत्थर के होते थे और पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक समान थे। यातायात के साधन। 2 पहियों वाली बैलगाड़ी, 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। इन वाहनों का प्रयोग कृषि उत्पादों के परिवहन और व्यापार के लिए किया जाता था। व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। आंतरिक व्यापार नगरों के बीच होता था। बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया, फारस और मध्य एशिया से था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का तात्पर्य सिंधु सभ्यता से ही है। इससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। व्यापार में प्रयुक्त वस्तुएं। मनके, धातु, कपड़ा, कृषि उत्पाद, मुहरें। शासन व्यवस्था और सामाजिक संरचना। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का मत है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। इसके पक्ष में तर्क। व्यापार और मानकीकरण पर विशेष बल। प्रशासनिक मुहरों का व्यापक प्रयोग। राजमहल या विशाल स्मारकों का अभाव। सामाजिक समानता के संकेत। यह दर्शाता है कि यह सभ्यता संभवतः लोक कल्याण और आर्थिक संगठन पर आधारित थी, न कि सैन्य शक्ति पर। निष्कर्ष। सिंधु सभ्यता का नगर जीवन, कृषि व्यवस्था और व्यापारिक संरचना ये सिद्ध करती है कि यह सभ्यता वैज्ञानिक नगर नियोजन, उन्नत कृषि तकनीक, संगठित व्यापार, मानकीकृत तौल माप, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का उत्कृष्ट उदाहरण थी। ग्रीड पद्धति, लोथल का बंदरगाह, चावल की खेती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वणिक प्रधान शासन, ये सभी तथ्य सैंधव सभ्यता को प्राचीन विश्व की सर्वाधिक विकसित सभ्यताओं में स्थान दिलाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम अपनाई थी, जिसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं, जिससे शहर शतरंज के बिसात या जाले ग्रिड पैटर्न जैसा दिखता था। यह उनकी उन्नत नगर नियोजन की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क के बजाय पीछे की ओर संकरी गलियों में खुलते थे, ताकि धूल और शोर से बचा जा सके। लेकिन लोथल एक अपवाद था जहां दरवाजे सीधे मुख्य सड़कों पर खुलते थे, जो इसकी उन्नत नगर नियोजन और व्यापारिक प्रकृति को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें गेहूं, वीट और जौ बार्ले थीं, जो उनके मुख्य भोजन का हिस्सा थी। इसके अलावा वे कपास, दालें, मटर, तिल, सरसों, खजूर और चावल जैसी फसलें भी उगाते थे, जिसमें कपास एक बहुत महत्वपूर्ण फसल थी और वे चावल उगाने वाले पहले लोगों में से थे। सैंधव वासी हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद, हनी और गुड़, जैगरी दोनों का प्रयोग करते थे, जो उनकी दैनिक डाइट का हिस्सा थे और मीठे व्यंजनों के लिए इस्तेमाल होते थे। मिट्टी, पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने हल के साक्ष्य हरियाणा के बनवाली नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिले हैं, जो उस समय कृषि में हल के इस्तेमाल को दर्शाता है। हालांकि जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। रंगपुर और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से चावल के दाने और भूसी मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती, राइस कल्टीवेशन के प्रमाण देते हैं, और लोथल से चावल के प्रथम प्रमाण लगभग 1800 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। हालांकि कुछ शोधों में इससे भी पुराने साक्ष्य बेलन घाटी, कोलदेहवात से मिले हैं, जो भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण है। लोथल की सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जहां से चावल की खेती के सबसे पुराने दक्षिण एशियाई प्रमाण मिले हैं, लगभग 1800 ईसा पूर्व। रंगपुर ये भी एक हड़प्पाकालीन स्थल है, जहां से चावल की भूसी, राइस हस्क के अवशेष मिले हैं।
प्रमाण का अर्थ, इन अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग चावल उगाते थे और अपने भोजन के लिए इसका उपयोग करते थे, साथ ही यह अतिरिक्त उत्पादन का भी संकेत देता है। प्राचीनतम साक्ष्य। हालांकि भारत में चावल की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण लोथल से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के पास स्थित बेलन घाटी कोलदेहवाद से मिले हैं, जो लगभग 9250 साल पुराने हैं और चीन के साथ चावल की खेती के समान होने का संकेत देते हैं। सुरकोतदा गुजरात और लोथल गुजरात से सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े के अस्थिपंजर हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो इस क्षेत्र में घोड़ों के शुरुआती प्रमाणों में से हैं, जबकि कालीबंगन राजस्थान से घोड़े के अवशेषों की बजाय उसके प्रमाण जैसे खिलौने या चित्र मिले हैं। हालांकि मुख्य रूप से सुरकोतदा और लोथल से घोड़े की हड्डियों के ठोस सबूत मिले हैं। प्राचीन भारतीय माप प्रणाली और विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाइयां अक्सर 16 के अनुपात में होती थी, जैसे 12 माशा इक्वल्स 1 तोला 16 आना या 4 पाव इक्वल्स 1 सेर 16 छटाक। सिंधु घाटी के लोग भी 16 के गुण को 16, 32, 48, 64 का उपयोग करते थे, जो उनके बाटों और मापों में दिखता था। उदाहरण, तोला 12 माशा या 16 आना के बराबर होता था। सेर 4 पाव जो 16 छटाक के बराबर होता था। सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात और सामान ढोने के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी भैंसागाड़ी का उपयोग करते थे, जिसका प्रमाण हमें मिट्टी के बने खिलौनों टेराकोटा से मिलता है, जो उस समय की गाड़ियों के डिजाइन को दर्शाते हैं। इसके अलावा वे नावों और घोड़ों सुरकोटड़ा और लोथल से साक्ष्य का भी प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया। सुमेर के प्राचीन अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही है, जहां से मेसोपोटामियाई लोग व्यापार करते थे और इस क्षेत्र से सोना, चांदी, कार्नेलियन कीमती पत्थर और लकड़ी जैसी वस्तुएं आयात करते थे, जो दोनों सभ्यताओं के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। यह एक प्रमुख मत है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का शासन वणिक व्यापारी वर्ग के हाथों में था, क्योंकि इस सभ्यता में व्यापार वाणिज्य का अत्यधिक विकास, मानकीकृत बाटमाप और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध थे, जो एक मजबूत व्यापारी वर्ग के प्रभुत्व की ओर इशारा करता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी पुरोहित वर्ग या कुलीन वर्ग का शासन था, या फिर सत्ता कई हिस्सों में बंटी हुई थी, पर वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रधानता के कारण व्यापारी वर्ग की भूमिका सबसे प्रबल मानी जाती है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां ट्विन कैपिटल्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर कहा था, क्योंकि ये दोनों स्थल सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण केंद्र थे, जिनमें प्रशासन और संस्कृति का समन्वय दिखता था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मात्र देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, जिसके प्रमाण हड़प्पा से मिली स्त्री की मूर्ति से मिलते हैं, जिसमें उसके गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो सृष्टि और उर्वरता का प्रतीक है। वे पेड़ पौधों जैसे पीपल और पशुओं की भी पूजा करते थे, और पशुपति प्रोटो शिव की पूजा भी प्रचलित थी, जिससे पता चलता है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रकृति और उर्वरता से गहराई से जुड़ी थीं। प्रमुख बिंदु। मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता से नारी की बहुत सी मृण मूर्तियां मिली हैं, और एक मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। प्रकृति पूजा। वे वृक्षों विशेषकर पीपल और पशुओं जैसे कुबड़ वाला सांड की भी पूजा करते थे, जो प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। पशुपति की पूजा। मोहनजोदड़ो से मिली मोहर पर पद्मासन लगाए 3 सींगों वाले देवता पशुपति की आकृति मिली है, जो योगी मुद्रा में है और जानवरों से घिरे हैं, जिसे बाद के भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। प्रतीकात्मक पूजा। उनकी पूजा प्रकृति की शक्तियों और जीवन की उर्वरता से जुड़ी थी, जो बाद की भारतीय धार्मिक परंपराओं का आधार बनी। सिंधु सभ्यता से वृक्ष पूजा और शिव पूजा पशुपति के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, जो मुहरों और मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। मुख्य रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी, और पशुपति की योगी मुद्रा में आकृति, जो बाद के शिव का रूप मानी जाती है, पशुओं से घिरी हुई मिली है, जो प्रकृति और पशुओं पर नियंत्रण के प्रतीक है, और यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। स्वास्तिक चिन्ह। संभवतः हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की देन है और इसके सूर्योपासना से जुड़ा होने का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि यह चिन्ह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मुहरों पर मिला है, और वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है, जो चक्र, गति और सौभाग्य का प्रतीक है। हालांकि मंदिरों के अवशेष न मिलना एक अलग पहलू है,
पर मातृदेवी पूजा के प्रमाण मिलते हैं जो धार्मिक जीवन की ओर इशारा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंध। स्वास्तिक चिन्ह के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व की मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए हैं जो इसे इस सभ्यता से जोड़ते हैं। सूर्योपासना का अनुमान। स्वास्तिक का दाईं ओर घूमने वाला रूप वान सूर्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह धारणा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा करते थे, जिसका संकेत स्वास्तिक के प्रयोग से मिलता है। मंदिरों के अवशेष और धार्मिक जीवन। ये सच है कि सिंधु घाटी के नगरों में बड़े मंदिरों के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मातृदेवी की मूर्तियां और अन्य धार्मिक प्रतीकों के साक्ष्य बताते हैं कि वहां एक विकसित धार्मिक जीवन था जिसमें प्रजनन क्षमता और प्रकृति पूजा महत्वपूर्ण थी। वैश्विक प्रसार। ये चिन्ह केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विश्व की कई प्राचीन सभ्यताओं में भी पाया जाता है, जो इसके प्राचीन और सार्वभौमिक महत्व को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, जो उर्वरता, प्रजनन और प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक मानी जाती थी, जिसके प्रमाण में भारी संख्या में नारी मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें से एक गर्भ से पौधा निकलते हुए भी दिखाया गया है, जो पृथ्वी देवी की ओर इशारा करता है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, ज़ीबू बुल। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, जो शक्ति, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक था और मुहरों, मिट्टी के बर्तनों व मूर्तियों पर अक्सर चित्रित मिलता था और यह मातृ देवी और पशुपति शिव के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सैंधव समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था और समाज मातृसत्तात्मक हो सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, विशेषकर मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं, जो उनकी पूजा और समाज में महत्व को दर्शाती हैं। हालांकि स्क्रिप्ट के न पढ़े जाने के कारण ये पूरी तरह सिद्ध नहीं है। मातृदेवी की पूजा। सिंधु घाटी में मिली मातृदेवी की मूर्तियां, जो उर्वरता और प्रकृति की देवी के रूप में पूजी जाती थीं, समाज में स्त्री शक्ति के महत्व का प्रतीक है। आभूषण और वेशभूषा। इन मूर्तियों में महिलाओं को आभूषणों और विस्तृत केशविन्यास के साथ दिखाया गया है, जो उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को दर्शाता है। सामाजिक स्थिति। कई विद्वानों का मानना है कि इन मूर्तियों और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि महिलाओं की भूमिकाएं घर और अर्थव्यवस्था दोनों में थी और उन्हें सम्मान दिया जाता था। अस्पष्टता। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्णतः मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और अन्य साक्ष्य जैसे समाधियों में पुरुष महिला के अनुपात अलग अलग व्याख्याओं के लिए खुले हैं। कुछ विद्वान इन मूर्तियों को केवल गुड़िया या खिलौने भी मानते हैं। सैंधोवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती, कपास और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जो उनके प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग का प्रमाण है। वे शॉल, स्कर्ट, धोती जैसे वस्त्र पहनते थे और कपास का उत्पादन और व्यापार भी करते थे, जिससे वे विश्व के पहले कपास उत्पादकों में से थे। कपास और ऊन का प्रयोग। वे सूती, कपास और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे, जो मिट्टी की मूर्तियों और टेराकोटा कलाकृतियों से पता चलता है। कपास के अग्रणी उत्पादक। सैंधोवासी कपास उगाने और उससे वस्त्र बनाने में माहिर थे, जिसे यूनानियों ने सिंडोन, सिंधुवासियों की उपज, नाम दिया। वस्त्रों के प्रकार। पुरुष धोती जैसे वस्त्र और शॉल ओढ़ते थे, जबकि महिलाएं स्कर्ट पहनती थीं। कुछ सिले हुए कपड़े भी मिलते थे, जैसे कुर्ते, और सिलाई की सुइयां भी मिली हैं। तकनीकी प्रगति। मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर कताई बुनाई के लिए शंख और मिट्टी के तकुए, स्पिंडल वल्स मिले हैं, जो उन्नत वस्त्र उद्योग को दर्शाते हैं। अन्य रेशे। कपास और ऊन के अलावा वे रेशम के कीड़ों से प्राप्त और जूट, सन, हेम्प जैसे रेशों का भी प्रयोग करते थे और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में कपास के वस्त्रों का निर्यात करते थे। सिंधु सैंधव सभ्यता के लोगों का जीवन केवल श्रम और व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि वे मनोरंजन और अवकाश के साधनों से भी भली भांति परिचित थे। उनके मनोरंजन के साधनों से यह स्पष्ट होता है कि वे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के आनंद को महत्व देते थे। मनोरंजन के लिए सैंधोवासी मछली पकड़ना और शिकार करना पसंद करते थे। नदियों और जलाशयों की अधिकता के कारण मछली पकड़ना न केवल भोजन का साधन था, बल्कि एक प्रकार का मनोरंजन भी था। शिकार के माध्यम से वे साहस और कौशल का प्रदर्शन करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना भी मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन था। इससे उनके सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा और उत्साह बना रहता था। सैंधव लोग चौपड़ और पासा जैसे खेलों से भी परिचित थे, जिनके अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं।
ये खेल बौद्धिक क्षमता और रणनीति से जुड़े हुए थे। इन सभी साधनों से यह स्पष्ट होता है कि सैंधव सभ्यता के लोग केवल उन्नत नगर जीवन और आर्थिक गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोरंजनात्मक जीवन में भी संतुलन बनाए रखते थे। सिंधु सैंधव सभ्यता के लोग मृद भांड कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में अत्यंत निपुण थे। वे मुख्यतः लाल रंग की मिट्टी से बने बर्तनों पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाते थे। ये बर्तन न केवल दैनिक उपयोग के लिए थे, बल्कि इनमें कलात्मक सौंदर्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन बर्तनों पर सामान्यतः ज्यामितीय आकृतियां, वृत्त, रेखाएं, पत्तियां, पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र अंकित किए जाते थे। काले रंग की सजावट लाल पृष्ठभूमि पर अत्यंत आकर्षक लगती थी, जिससे सैंधव लोगों की उन्नत सौंदर्यबोध और कलात्मक अभिरुचि का पता चलता है। ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, जिससे उनकी आकृति संतुलित और सुडौल होती थी। इससे ये भी सिद्ध होता है कि सैंधव लोग चाक तकनीक और उच्च ताप पर पकाने की विधि से परिचित थे। इस प्रकार काले रंग से डिजाइन किए गए लाल मिट्टी के बर्तन सिंधु सभ्यता की उन्नत शिल्पकला, तकनीकी दक्षता और सांस्कृतिक समृद्धि के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार मुख्य रूप से चाकू, खंजर, भाले, कुल्हाड़ी, धनुष और तीर थे, जो तांबे और कांसे से बने होते थे। उनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, और उनके समाज में बड़े पैमाने पर युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिलते, जिससे ये शांतिप्रिय सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगन सिंधु हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थल है, जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था, जहां न केवल ऊपरी नगर बल्कि निचला नगर, सामान्य लोगों का आवासीय क्षेत्र भी किलेबंदी से घिरा हुआ था। ये व्यवस्था सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक संगठन की उन्नत समझ को दर्शाती है। कालीबंगन शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां, क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इस स्थल से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा काल के जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ये विश्व का ऐसा पहला स्थल है जहां जुताई के स्पष्ट चिन्ह पाए गए हैं, जिससे उस समय की विकसित कृषि तकनीक का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त यहां से अग्निपूजा की प्रथा के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अनेक अग्निकुंडों की श्रृंखला ये संकेत देती है कि यहां धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि का विशेष महत्व था। इस प्रकार कालीबंगन न केवल नगर नियोजन और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, बल्कि कृषि और धार्मिक परंपराओं के अध्ययन के लिए भी सिंधु सभ्यता का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थल। यह एक अनूठा हड़प्पाकालीन स्थल था जहां निचला शहर भी किलेबंद था, जिसका अर्थ काली चूड़ियां है, और यहां से पूर्व हड़प्पा काल के जुते हुए खेत तथा अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, जो इसकी विशिष्टता दर्शाते हैं। सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के अध्ययन से कुछ ऐसी प्रथाओं के संकेत मिलते हैं, जिन्हें विद्वान पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति से जोड़कर देखते हैं, यद्यपि इनके प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण सीमित हैं। कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पर्दा प्रथा किसी न किसी रूप में प्रचलित रही होगी। घरों की बनावट में यह देखा गया है कि अधिकांश मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर आंतरिक आंगन या पिछवाड़े की ओर खुलती थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्त्रियों की गोपनीयता और अलगाव पर ध्यान दिया जाता था, जिसे पर्दा प्रथा का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान सैंधव सभ्यता में वेश्यावृत्ति के अस्तित्व की संभावना भी व्यक्त करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मूर्तियों, आभूषणों और विशिष्ट भवन संरचनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि नगरों में कुछ वर्ग विशेष इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा हो सकता था। हालांकि इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है और इसे पूर्णतः प्रमाणित नहीं माना जाता। इस प्रकार पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य अनुमान और व्याख्या पर आधारित हैं, फिर भी ये सैंधव सभ्यता के सामाजिक जीवन की जटिलता और विविधता को समझने में सहायक है। सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार की एक रूप परंपरा नहीं थी, बल्कि यहाँ शवों को गाड़ने, दफन और जलाने दाह दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थीं। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में धार्मिक विश्वासों और सामाजिक परंपराओं में विविधता विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित थी। यहाँ से प्राप्त कब्रों में मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो परलोक में जीवन की अवधारणा का संकेत देती है। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ पूर्ण कंकाल बहुत कम मिले हैं,
लेकिन राख, जली हुई हड्डियां और अन्य अवशेष इस बात की ओर संकेत करते हैं कि दाह संस्कार प्रचलित था। इसके अतिरिक्त लोथल और कालीबंगन से युग्म समाधियां, डबल बेरियल्स, प्राप्त हुई हैं, जिनमें 2 व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। ये संभवतः पारिवारिक, वैवाहिक या सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ विशेष संस्कार रहा होगा। इस प्रकार सैंधव सभ्यता में मृतक संस्कारों की विविध प्रथाएं वहां के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक बहुलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारणों पर इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु बाढ़ को इसका सबसे प्रभावी और प्रमुख कारण माना जाता है। ये सभ्यता सिंधु, घग्गर, हकरा तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। नदियां जहां एक ओर जीवनदायिनी थी, वहीं दूसरी ओर विनाश का कारण भी बनी। मोहन